तो 48 माइनस 12 36% नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बिजनेस था, जो कि किसी बैंक के पास भी नहीं होता। जो बैंक भी होते हैं वो सब कुछ मिला जुला के 4% 5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काम करते हैं, और पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस था। कोई आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, सब कुछ ऐप पे है। पैसे का बात है तो नंबर्स के बिजनेस है। आप ये नहीं कि मेरे को आपकी शक्ल पसंद आ रही है तो आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा, नंबर अच्छे नहीं तो इस करके कंपनी काफी बड़ी बन गई। इसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ पहुंच गई थी 2021 में। फिर मैं एक शो में भी आया था, शार्क टैंक करके, आप में हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो। शार्क टैंक में भी मैं तो पहली बार ही टीवी पे जाता था, मतलब मैं बहुत ही शाय किस्म का इंसान था भी, तो मैं फिर भी एक पब्लिक फोरम में माइक के सामने खड़े होकर बात कर लेता हूँ। बट पहले ये था कि अगर 2-3 लोग भी खड़े हैं तो मैं नजर झुका के बात कर रहा होता था, या मेरे को एक बंदे से वन ऑन वन बात करनी होती थी तो मैं कंफर्टेबल होता था, वरना मैं कंफर्टेबल ही नहीं होता था। बट शो के मेकर्स को लगा कि नहीं, इसमें कुछ एक एलिमेंट है, इसको लेके आते हैं शो में। मैं वहां पे गया, वहां पे लोगों ने बहुत लाइक करा। मैंने एक बैंक भी बचाया, आपने सुन शायद नाम सुना, एक पीएमसी बैंक था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। वो बैंक 2 साल से बंद पड़ा था, लोगों के 10,000 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। मैंने आरबीआई के साथ मिलकर उस बैंक को भी बचाया, उसमें 10 लाख डिपॉजिटर्स के पैसे भी उनको वापस दिलाए। फिर 2022 में थोड़ा मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो गई कि मेरी अपनी कंपनी के साथ और अपने इन्वेस्टर्स के साथ लड़ाई हो गई, तो थोड़ा टफ टाइम था। पर मैं गुरु जी से आके मिलता रहा, उन्होंने बोला कि तुम अगर सच्चे और सही राह पे हो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। और 2024 में एक दिन, मतलब मेरे अगेंस्ट कुछ 16 हाई कोर्ट के केस थे। मतलब लोग मजाक उड़ाते थे, दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा जज नहीं था जिसने स्टीव रोवर का केस ना सुना हो। इतने केसेस थे कि सब जजेस के सामने लग चुके थे। बट 2024 में एक ही रात में सारे केस खत्म हो गए, सब सॉल्व हो गया। एंड उसकी स्ट्रेंथ गुरु जी ने दी। मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ। बोले पूज्य गुरुदेव श्री अरुण जयंती महाराज की जय हो। और गुरु जी मेरे को बोलते रहे कि कुछ और भी करो, कुछ और भी करो। कई बार मेरे को लगता था कि गुरु जी इतना काम कर लिया, मेरे को 40 साल की उम्र है, अब मेरे से क्यों और काम कराया जा रहा है। बट गुरु जी मेरे को हमेशा बोलते थे कि नहीं, कुछ और करो। तो मैंने एक किताब भी लिखी थी 2023 में, वो भी नंबर 1 किताब बन गई थी, उसकी 1.25 लाख कॉपी बिकी, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए अब हिंदुस्तान का अभी तक हाईएस्ट नंबर है। कुकू एफएम करके एक ऐप है जहाँ पे आप किताब को सुन सकते हैं, वहाँ पे वो 40 लाख बार ही सुनी गई किताब। और अभी रिसेंटली पीछे फिर पिछले साल में मेरे को बिग बॉस में बुलाया गया, वहाँ पे सलमान खान ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया क्योंकि सही था नहीं। बट मैं चुप रहा क्योंकि मेरे को लगा कि, एंड मैंने सलमान खान को भी ब्रांड एम्बेसडर दिया था जब मैं भारत में था। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, सारे क्रिकेटर्स कोहली को छोड़ के सब मेरे ब्रांड एम्बेसडर रह चुके थे। तो मैं शो में गया तो सलमान ने मेरे अगेंस्ट कुछ बोल दिया, उसका शो था, उसका मंच था, तो मैं चुप रहा। अब किस्मत की बात है, पता नहीं कैसे हो गया कि उसी के अगेंस्ट मेरा शो नया वाला आ गया, राइज एंड फॉल। और वो अब मेरे को कभी नहीं लगा था, बट वो अच्छी टक्कर दे रहा है। मतलब वो आज की डेट में नंबर 1 और नंबर 2 पे वो सलमान का शो चल रहा है और मेरा शो चल रहा है। तो कई बार लगता है कि वो क्या है कि पिक्चर चल रही है एक तरीके से। बट यही थी सिंपल सी कहानी। और मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस कर सकता हूँ। पोटेंशियल इन्वेस्टर और उत्सुक भाई बहनों ने बहुत सोच विचार करके कुछ प्रश्न आपसे पूछने के लिए पहले ही तैयार कर रखे हैं। उनमें से एक प्रश्न है, भारत में किसी स्टार्टअप फाउंडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पैसा जुटाना या सही टीम बनाना? देखिए, घूम फिर के एक बात मेरे को समझ आई कि दुनिया चलती तो पैसे से ही है। तो हिंदुस्तान जैसी जगह में टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों की काम करने वालों की कमी नहीं है। कमी किसी चीज की रहती तो कैपिटल की रहती है। यहाँ पे लेबर बहुत है, यहाँ पे एंटरप्राइज बहुत है।
पैसे की कमी रहती है। तो अगर आप में एक एबिलिटी है पैसा उठाने की इन्वेस्टर से और सही टाइम पे उठाने की, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। अब मैं आपको अगर भारत पे का उदाहरण दूं, जब मैंने पहला पैसा उठाया तो आप दोस्तों और जिनको आप जानते हो उनसे उठाओगे, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर तो बोलेंगे यार पता नहीं कौन नया लड़का है, इतनी बड़ी कंपनी पेटीएम इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा। तो मैंने सबसे पहला जो पैसा उठाया था वो 2 करोड़ से 10 लाख रुपए कम उठाए थे, मतलब 1.9 करोड़, और वैल्यूएशन थी 18 करोड़। तीन साल के अंदर अंदर जब मैंने आखिरी पैसा उठाया था तो वो पैसा था 2000 करोड़ और वैल्यूएशन थी 20,000 करोड़। तो 3 साल में 18 करोड़ से वो 20,000 करोड़ पहुंच गया। बट उसके लिए उसका रीजन यही था कि मैं हर 6 महीने में जाके बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठा सकता था, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ही पैसा इन्वेस्ट करने का है तो आपके लिए रॉ मटेरियल ही पैसा है। सही टाइम पे पैसा उठाना इसलिए भी जरूरी है। अब जैसे 2021 में मैं बाहर आया, बट मैं कंपनी के अंदर उस टाइम पे भी कुल मिला के मैंने 4,500 करोड़ रेस करे थे, और उस टाइम पे जब मैं कंपनी से बाहर आया तब भी मैं 3,000 करोड़ रुपए कंपनी में छोड़ के आया था। वो उसकी बरकत इतनी थी कि आज तक कंपनी को और पैसा नहीं उठाना पड़ा। जो भी ऊंच नीच हुई, लड़ाई हुई, सब सुलट गई और अब वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। कई बार लोग बोलते हैं ना स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं होती, तो भारत पे एक उन चंद कंपनियों में से है जो प्रॉफिटेबल भी है और जिसका हो सकता है अगले 9 या से 12 महीने में आईपीओ भी आ जाए, तो वो लिस्ट भी हो जाए। तो पैसा उठाना मेरे को लगता है थोड़ा सा कठिन ज्यादा है, स्पेशली इंडिया में। बहुत बढ़िया। और अक्सर अमूमन ये देखा जाता है को फाउंडर के बीच में कुछ समय चलने के बाद झगड़ा पैदा हो जाता है, मतभेद हो जाता है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसको कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं? देखिए, कोई भी 3 लोग जब काम शुरू करते हैं तो कुछ नहीं होता, सब कुछ जीरो ही होता है, और जीरो को डिवाइड करना बड़ा आसान काम है। आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर ले, जीरो ही आंसर आता है। तो शुरू में तो सब भाई होते हैं, क्योंकि कुछ है ही भाई, आज ही शुरू कर रहे हैं, तू भी सेम जगह मैं भी सेम जगह हूँ, क्या किस चीज पे लड़ना है? जब कुछ है ही नहीं तो लड़ेंगे किस पे? जैसे ही पैसा बड़ा होता रहता है तो किसी को लगने लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूँ, किसी को लगने लगता है कि यार दूसरा बंदा धीरे चल रहा है, मैं उसको घसीटना पड़ रहा है, मेरी स्पीड को धीरे कर रहा है। एंड स्पेशली जहाँ पे वो फाउंडर्स में एज डिफरेंस बहुत है। मतलब मेरा जो भारत में को फाउंडर था उसकी उम्र मेरे से आधी थी, जब मैं 42 इयर्स का हूँ, उस टाइम पे उसकी उम्र 21-22 साल की। तो कई बार वो फ्रिक्शन आ जाता है, बट मेरे को लगता है कि एक चीज और भी होती है कि आपको एक बात मान के चलेगी कि अगर 3 लोग या 4 लोग काम शुरू कर रहे हैं, एक उसमें से उभर के आएगा। आप नहीं कह सकते कि यार 4 लोगों ने काम शुरू करा और आप 5 साल बाद चारों को मिल रहे हो और आपको लग रहा है यार चारों इक्वली गुड है। वो लोगों की भी परसेप्शन बन जाएगी कि नहीं यार ये 4 तो है, पर इसमें से ये प्रमुख है, ये आगे है, ये तेज है। तो आप कोई भी बिजनेस ले लो, स्टार्टअप की बात नहीं, अगर आप फैमिली बिजनेस भी ले लोगे, फैमिली बिजनेस में भी एक फैमिली मेंबर होगा जो आगे निकल के आएगा, जो सारे डिसीजंस लेगा, जिसकी सब लोग सुनेंगे, मानेंगे। तो वो बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है। दूसरा ये भी होता है कि हो सकता है एक इंसान फेमस हो जाए। अगर अब मैं भारत पे की बात करूं, लोग मेरे को जानते हैं क्योंकि मैं टीवी पे चला गया, पर लोग मेरे को फाउंडर को कम जानते हैं क्योंकि टीवी पे नहीं गया। पर वो स्वाभाविक सी बात है ना, जो दिख रहा है उसको लोग ज्यादा जानेंगे। अब आपको सबको मैं पूछूंगा बोर्ड का फाउंडर कौन है, आप बोलोगे अमन गुप्ता, उसका भी को फाउंडर है, उसको कोई शौक ही नहीं है टीवी पे आने का, तो उसको कोई जानता नहीं है। आप मामा अर्थ देख लो, गजल को लोग ज्यादा जानते हैं,
उनके जो हस्बैंड है वरुण, उनको कम लोग जानते हैं, बट दोनों को फाउंडर है। तो वो थोड़ा सा आपको एक एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप इकट्ठे आए थे पैसे बनाने के लिए और कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए। अगर आपको वो पैसे में कमी नहीं की जाती तो आप बाकी चीजों की ईर्ष्या ना करें, मतलब जलन ना करें कि यार दूसरा बंदे को लोग ज्यादा जानते हैं। अरे ठीक है, जानते होंगे, बट जितने शेयर तुम्हारे पास है उतने शेयर उसके पास है। और जो फेम होता है उसकी भी कॉस्ट होती है ना, आपको दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में मिली है। अब आपको लोग जानते हैं तो वो आपको आपके अगेंस्ट भी जाती है चीजें, आपको कुछ चीजें फेस भी करनी पड़ती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते जब आपको लोग नहीं जानते हैं। तो अगर कोई एक्सपेक्टेशन ठीक रहे और लोगों में वो मेच्योरिटी हो तो फिर मेरे को लगता है आराम से काम स्टार्ट होना चाहिए। एक्सीलेंट रिप्लाई सर। जैसा हम पहले भी जानते थे और हमने आपसे भी सुना और आपने स्टैंपिंग कर दी कि गुरु कृपा से आप जीरो से हीरो बन गए। कल्पना करते हैं अगर फिर से जीरो से अपनी यात्रा शुरू करनी हो तो कैसे करें? कोई भी बच्चा युवा जो सभा में इस समय है, किसी के मन में कोई प्रश्न है वो खड़ा होकर पूछ सकता है। बहुत हीरो जीरो हो गया। अब मैं ये चाहूंगा तो ये फिर से जीरो से ना शुरू करना पड़े। सी मैं लोगों को कई बार क्या होता है कि अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बन जाती है। अब मैं सिंपल लोगों को एक मैथ्स समझाता हूँ। अगर 140 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, अगर आप स्टार्टअप्स ले लें तो स्टार्टअप्स में एक टर्म यूज होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न अंग्रेजी का यूएस का टर्म है और उसका मतलब ये है कि कोई भी स्टार्टअप जिसकी वैल्यू 100 करोड़ डॉलर से ऊपर की हो, बिलियन डॉलर बोलते हैं, 100 करोड़ डॉलर से ऊपर की वैल्यूएशन हो। 100 करोड़ डॉलर आज की डेट में 8,500 से 9,000 करोड़ के बीच की वैल्यूएशन जिसको, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। पूरी इंडिया में कुल मिला के 110 यूनिकॉर्न है। पूरे इंडिया में सारे स्टार्टअप मिला दें तो 110 कंपनी ऐसी है जिनकी वैल्यूएशन 8,500 करोड़ से ऊपर है। अब मेरा सौभाग्य ये हुआ कि उसमें से जो दो कंपनी है उनमें मेरा भागदान है। एक थी ग्रोफर्स जो ब्लिंकिट बन गई, वो जोमेटो का पार्ट है। जोमेटो सबसे वैल्यूएबल कंपनी आज की डेट में स्टार्टअप्स में। और दूसरा भारत पे जिसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ है। तो कई बार मैं लोग बोलता हूँ आप मैथ्स देखो, 110 डिवाइडेड बाय 140 करोड़ करो, कितना कम नंबर है प्रोबेबिलिटी वाइज। उसमें आप बोल रहे हो कि नहीं उन 110 में से भी दो के आप पार्ट रहे, तो आप अपनी किस्मत कितनी स्ट्रेच कर सकते हो? कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट मेरे को समहाउ ये लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और बिजनेस में एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट नहीं बनता, बिजनेस तब बनता है जब आपको कोई जानता नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को 2 यूनिकॉर्न्स का पार्ट होने को मिला। अब मैं थोड़ा अपना लाइफ एंजॉय भी करना चाहता हूँ, मैं भी घूमना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर मन रहा और इच्छा रही और दिमाग ऐसे ही चलता रहा तो कुछ और भी बना लेंगे, बट एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट नहीं बनाएंगे, बिना एक्सपेक्टेशन के ही बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। किसी ने और प्रश्न पूछना हो? फेलियर का सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है और उसको कैसे टैकल किया जाए? फेलियर का मेरे को तो यही रीजन एक ही लगता है कि तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। कई बार ना हम बैठ के बस प्लान ही बनाते रह जाते हैं कि बहुत स्टडी कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री है, इसमें इतना रेवेन्यू पोटेंशियल है, इसमें मैं ये काम उठाऊंगा, और वो इतनी एनालिसिस होता रहता है कि थोड़ा देर बाद पैरालिसिस ही हो जाता है। वो अंग्रेजी में एक टर्म बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, कि इतना घुस गए एक चीज के अंदर कि उसके बाद हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं। घूम फिर के जो मेरे को जितना समझ आया है, बिजनेस बहुत सिंपल है। मार्केट में आपके सामान की डिमांड होनी चाहिए,
एक अच्छे प्राइस पे आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर तैयार होना चाहिए और आपका मार्जिन बनना चाहिए। अगर इनिशियली नहीं बन रहा तो इवेंचुअली तो बनना ही चाहिए। एंड बिजनेस को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज मत करो, मतलब ये मत सोचो कि यार बिजनेस करने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा दिमाग चाहिए या बहुत पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं चाहिए होता। मतलब क्लास में कुछ बच्चे थे जो 5वीं क्लास के बाद उनको समझ आ गया था मेरे से तो पढ़ाई होती नहीं है, वो पीछे बैठ जाते हैं जाके क्लास के, तो टीचर को तंग करते रहते हैं। बट उनको क्लियर हो जाता है कि मेरे को कोई नौकरी नहीं मिलने वाला, भाई मैं वो पढ़ने वाला बच्चे ही है। 99% बिजनेसमैन वहीं से आते हैं कि जिसको पता है मेरे पास, मेरे को कौन नौकरी देगा, मेरे को जो भी करना है खुद ही करना है। तो मेरे को लगता है फेलियर तब होता है जब आप रिस्क टेकिंग भूल जाते हो, आपको लगता है कि बिना रिस्क ये कुछ काम हो जाएगा, बैठे बैठे काम हो जाएगा। सर एक रेट रिजनेबल है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, फिर भी वो बिक नहीं रहा। नहीं, फिर वो आपके लिए एज अ मैन्युफैक्चरर आपको लग रहा है ना बहुत बढ़िया है, क्वालिटी भी अच्छा है, कस्टमर घूम फिर के कस्टमर इज द किंग। मैं तो सबको ये भी बोलता हूँ, अब मैंने भारत पे जब शुरू करा 2018 में, अगर मैंने 6 महीने पहले शुरू करा होता या 6 महीने बाद शुरू करा होता, कोई मार्केट नहीं थी, कुछ बिजनेस नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि उससे 6 महीने पहले तक गूगल पे और फोन पे आए नहीं थे मार्केट में, सिर्फ पेटीएम की ही ऐप थी और पेटीएम का क्यूआर लगा था। वो तो जब गूगल पे और फोन पे आए लोगों के हाथ में, तो उनको लगने लगा अरे इससे मैं दुकान पे भी कैसे पेमेंट करूं। और 6 महीने बाद करता तो कोई और लड़का तेज चल के 50 लाख की लगा के पहले बैठा होता मार्केट में। तो कई बार आपको लगता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया बट मार्केट को वो चाहिए ही नहीं उस टाइम पे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मार्केट से नहीं लड़ सकते। आप एक चीज मान के चलो, आप मार्केट बहुत बड़ी है, आप उससे लड़ नहीं सकते। What would be the go-to-market strategy while starting the startup? GTM क्या रहेगा सर? मैं पहले उसका क्वेश्चन लेता हूँ, ज्यादा आसान है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। लक प्ले नहीं तब आता है जब हार्ड वर्क हो गया होता है, समझ रहे हैं? अगर तू बोल रहा है कि यार मैं तो सो रहा हूँ, जिस दिन मेरी किस्मत जागेगी मैं उठूंगा और सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा दुनिया का, वो तो होने ही नहीं वाला। तो जब तक तू सो रहा है तो लक आ ही नहीं रहा आसपास। लक का गेम तो तभी आएगा ना जब हार्ड वर्क हो चुका है। जो लोग हार्ड वर्क कर चुके हैं उनके लिए लक फैक्टर है, जो हार्ड वर्क नहीं कर रहे उनके फैक्टर नहीं है। तो मेरे को लगता है बहुत ही सिंपल सी चीज है कि लक का प्ले ही तब शुरू होता है जब जहाँ पे हार्ड वर्क खत्म हो जाता है। सिर्फ वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी ऐसे नहीं होती है, वो कोई प्रोडक्ट तो होना चाहिए, कोई पता होना चाहिए। प्रोडक्ट है, जैसे आइडिया हमने अपना कन्वर्ट किया टेंजिबल प्रोडक्ट में, तो उसके बाद हमारा go-to-market strategy क्या रहना चाहिए? कुछ नहीं, बाजार में उतरो, माल बेचो और क्या। इसके लिए कोई वैल्यू प्रोपोजिशन या कोई ट्रूली कंपेलिंग पॉइंट तो होगा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने क्यूआर कोड उतारा मेरे तो 3 ही पॉइंट थे। कोई 2% ले रहा, मैं 0% ले रहा था, लोग 2 दिन बाद पैसा दे देते, मैं सेम डे पैसा देता था, और कोई दुकानदार को लोन देता नहीं था, मैं आप लोन देने को तैयार था। बस ये 3 सिंपल थे, वो उस टाइम भी वैलिड थे, आज भी वैलिड है। Sir, as a business leader, how would you handle criticism and setbacks in your business? How do you handle? Criticism and setbacks in your business. क्रिटिसिज्म का बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप सेलिब्रिटी हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको दिखेगा गालियां पड़ रही, जो इंसान आपको जानता नहीं। आप तो शुरू में जब मैं भी शार्क टैंक में गया, और उससे पहले जो मेरा सोशल मीडिया था वो प्राइवेट था, सिर्फ फैमिली वाले मेरे को फॉलो करते थे।
तो फैमिली वाला क्या करेगा, आप कहीं घूमने गए हो, उसकी फोटो पे अमेजिंग लिख देगा, कुछ हार्ड लिख देगा, कुछ आपको कुछ ब्लेसिंग नहीं दे देगा क्योंकि आपको जानता है। जब मैं शार्क टैंक में गया और तब मेरी कंपनी के साथ लड़ाई भी शुरू हो गई थी, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में जाके देखता था कि इतनी गालियां कर रहे हैं। फिर मेरे को शुरू में इफेक्ट भी करता था। मैं रात को 3 बजे भी उठ के अपना फोन चेक करता था कि आज कौन गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है। कई बार मैं रिप्लाई भी कर देता था कि भाई क्यों गाली दे रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। फिर मेरे को एक चीज समझ आई कि क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग बोलते हैं जिसको सोशल मीडिया लैंग्वेज में, वो बस एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। कि कोई बहुत बड़ा आदमी आपको दिख गया, आपने उसके वहां पे जाके कुछ लिख दिया, आपको लगा कि मैंने इसको 1 to 1 बोल दिया, तो आप खुश हो जाते हो। मैं कई बार स्कूल तो कॉलेजेस जाता हूँ, मैं वहां पे उनको समझाता हूँ कि खुद साक्षात भगवान प्रभु जिसको भी आप बोलते हो भगवान, वो साक्षात खुद धरती पे प्रकट होंगे और इंस्टाग्राम वाले उनको ब्लू टिक भी दे देंगे कि बोलेंगे हाँ जी यही भगवान है, असली भगवान यही है, हम दे रहे हैं। इनके 8 बिलियन फॉलोअर्स हैं, पूरी दुनिया इनके फॉलोअर्स हैं, तब भी आधे लोग वहां पे जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म का तो कोई सुनने का भी मतलब नहीं है। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल लीजिए। सेटबैक तो होते रहेगा, मतलब हर चीज में आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको सेटबैक नहीं चाहिए तो बेस्ट बिजनेस है कोटक की एफडी में पैसे डाल दो 8% आएगा, उसमें सरकार 30% टैक्स ले लेगी, कुछ ऊंच नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 30 साल 40 साल तक कुछ ऊंच नीच नहीं होगी। बैंक जब टूटता भी है तब भी आरबीआई खड़ा होता है 5 लाख रुपए तक की वो के लिए 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में, तो बैंक भी टूट गया तब भी हम आपको देंगे। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप साइन अप भी उसके लिए कर रहे हो ना कि ऊंच नीच होगी, और उसी लिए आपका 8% की जगह 20%, 40%, 100% रिटर्न बनता है। तो ऐसा परफेक्ट जगह तो कहीं किसी को नहीं मिलने वाली कि बिजनेस भी करना है, ऊंच नीच भी ना हो और अगर 40% भी मिल जाए, वो तो होने नहीं वाला। गवर्नमेंट आजकल स्टार्टअप को बहुत प्रमोट कर रही है। कुछ साल पहले तक जो स्टार्टअप जीरो लेवल प्रमोट भी कर रही है, आ भी रहे हैं, और आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं, और इन कंपैरिजन विद द अदर कंट्रीज आल्सो vis-a-vis इंटरनेशनल कंपटीशन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस? जी दो चीजें, एक तो मेरे को लगता है कि जो इंडिया में वो स्टार्टअप है वो सारी टेक की स्टार्टअप टेक्नोलॉजी। हुआ ये है कि पिछले 5 सालों से सबके हाथ में मोबाइल फोन आ गए, सबका डेटा ऑलमोस्ट फ्री है। मतलब अगर आप डेटा की कॉस्ट इंडिया में देखें, आप 150 रुपए में भी रिचार्ज कर सकते हैं, आपका तब भी डेटा चलेगा। 500 रुपए में तो अनलिमिटेड डेटा चलेगा। तो लोगों को ये लगने लग गया कि किसी भी कस्टमर के पास पहुंचने का सबसे आसान तरीका है ऐप बनाना। तो हम सब लोगों ने फोन के जरिए अपने कस्टमर पकड़े, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पकड़े, फोन के जरिए जाके अपने कस्टमर पकड़े। और जितने भी एप्स हैं ये फंडामेंटली कर क्या रही है, ये फंडामेंटली वो काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए था पर सरकार कभी कर नहीं पाई। अब आप बोलोगे कैसे? अगर आपकी सड़कों पे ट्रैफिक जैम है, पार्किंग की कमी है, पेट्रोल महंगा है, आप यूएस चले जाओ, वहां पे जो ये जोमेटो जैसी ऐप है वो चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? अगर जितने मील हैं उतने मिनट लगते हैं। MI यहाँ पे हम डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करते हैं, यूएस में आप जाएंगे डिस्टेंस माइल्स में मेजर होता है। माइल मतलब 1.6 किलोमीटर का 1 माइल हो गया। बट वहां पे आपको अगर कोई बोल रहा है मेरा घर 20 मील दूर है, आपकी मैथ सिंपल है, आपको 20 मिनट लगेगा।
आप सुबह के 7 बजे चले जाओ या आप 9 बजे चले जाओ या 11 बजे चले जाओ, तो वहां पे अगर किसी को खाना भी खाना है, उसको लगता है रेस्टोरेंट में जाके खाऊंगा, गर्मा गर्म वहीं पे मिल जाएगा, गाड़ी उठाई पहुंच गए। इंडिया में क्या है कि आपको घर से बाहर निकलते आपको लगेगा फालतू का खर्चा है, पेट्रोल इतना महंगा है, मैं वहां पे पार्किंग के लिए 50 रुपए 100 रुपए पार्किंग के दूंगा, और मेरे को पता नहीं 15 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा, मैं ट्रैफिक जैम में फंसा रहूंगा। उसको सॉल्व करने के लिए जो जोमेटो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो तो कंजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। आपको ये लग रहा है कि ये खाना घर पहुंचा रहा है, ये मतलब वो बोलते हैं मजाक में कि हमारा कंपटीशन माँ है, क्योंकि घर में माँ खाना बनाती है और हम खाना पहुंचाते हैं। उनका कंपटीशन माँ नहीं, उनका कंपटीशन ट्रैफिक है। ब्लिंकिट भी क्या कर रहा है, वो बोल रहा है मैं 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंचा दूंगा। आप अपने घर पे आपके कोई डोमेस्टिक हेल्प भी हो, आप उसको 10 मिनट में यही समझा पाओगे लेके क्या आना है, उतनी देर में वो सामान आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो इंडिया में और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही नहीं है, उसको सॉल्व करके लॉन्च करी गई और ये बन गई। अब हुआ क्या कि पिछले 5 साल में 2012 से लेके 2021 तक बूम फेज था स्टार्टअप्स का। मतलब अगर आप स्टार्टअप कर रहे थे, आपके पैसे भी रेज हो रहे थे, आपकी कस्टमर भी आ रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनी बन रही थी। 2022 से लेके 25 तक वो डाउन फेज रहा है अभी तक, बहुत ही कम पैसे रेज हो रहे हैं। 21 में जब मैंने शार्क टैंक किया था, तब एक अलग यूफोरिया था, सबको लगता था कि यार इससे देश बदलेगा, मतलब लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगी, पर वो सब स्लो डाउन हो गया है। 22 में और कम हुआ, 23 में और कम हो गया, 24 में और कम हो गया, 25 में तो ऑल टाइम लो पे है। हाँ, पर जो कंपनियां बच गई या जो कंपनियां 10 साल 7 साल से हैं, वो बहुत बड़ी कंपनियां बन गई। तो आप आईपीओ देखेंगे तो बहुत सारे आईपीओ आ गए स्टार्टअप्स के। तो मैं तो अभी आज की डेट में भी ये बोलता हूँ, ये मत सोचिए कि ये कुछ बहुत बूम चल रहा है, अभी वो बूम नहीं है। वो बूम 2021 तक था, जिसने उस टाइम जिसकी टाइमिंग सही हो गई, जैसा आप बोल रहे थे, जिसकी टाइमिंग सही हो गई उसके अच्छे बिजनेस बन गए। अभी तो आपको हर चीज को अपने मेरिट पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मैं आजकल बहुत यंगस्टर्स भी आते हैं, बोलते हैं मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं, क्यों छोड़नी है, पहले ये तो देख करने क्या वाला है, चलेगा नहीं चलेगा, रिस्क बढ़ गया है। समय की मर्यादा को देखते हुए भाई अश्नीर ग्रोवर जी ने ग्रो करने के मूल मंत्र, बहुत सारे मंत्रों में से बहुत सारे मंत्र हमको दे दिए हैं। श्री संघ इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। प्रश्न और बहुत सारे हैं, मेरे पास भी कम से कम भी 100 प्रश्न हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसीलिए और आप सभी से भी हम माफी चाहेंगे कि भाई बहुत सारे प्रश्न हैं, गुरुदेवों के भी अनमोल वचनों को हमने सुनना है, जिसके लिए हम आए हैं। तो समय की मर्यादा को देखते हुए ये हम यहीं पर विराम देते हैं इसको। और भाई अश्नीर ग्रोवर जी का, जिन्होंने ग्रो करने के मंत्र हमको दिए हैं, श्री संघ की तरफ से हम उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने यहाँ पर आकर हमें वो मूल मंत्र दिए। आप और आपका परिवार आगे से आगे बढ़ता रहे, श्री संघ ऐसी मंगल कामना करता है, आपका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। और इनके वक्तव्य से एक बात मुझे समझ में आ गई कि युवा वो जिसके अंदर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल एक फीलिंग हम सबके बीच में होनी चाहिए। I am the best and best is yet to come. My dear, I am the best and best is yet to come। अगर ये फीलिंग के साथ हम चलेंगे तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और हमारे बीच में आज भाई जतीन जैन जी अपनी बेटर हाफ के साथ में जो साइबर क्राइम के ऊपर, जिससे सारा देश ही त्रस्त है, डिजिटल इंडिया में तो हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन उससे होने वाली परेशानियों से हर छोटा हर बड़ा, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कितने प्रोफेसर हैं, कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं, उससे भी अपने को बचना है। भाई जतीन जैन जी और उनकी बेटर हब का यहाँ पहुंचने पर श्री संघ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। और वो भी अपने विचारों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से वो टेक्निक और जिससे हम बच सकते हैं वो भी हमें रूबरू कराएंगे। श्री संघ उनका भी सम्मान करने के लिए उनको सादर आमंत्रित करता है। कृपया आप आगे आए श्री संघ।
और आप